बस क्लास आपकी शुरू ही होने वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा वॉइस सेटिंग वगैरह देख लें एक बार कि प्रॉपर आ रही है कि नहीं आप लोग के पास। ठीक है, चलिए चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। और अगर हम कहें कि आज के समय में जो समाज में सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है, जो बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अक्सर आज के समय में आपको सुनने को मिलता है। उसी से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है और हम बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को करेंगे। हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिससे ये टॉपिक काफी चर्चा में रहा है और एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगर आप प्री के लिए जाते हैं, चाहे आप मेंस के लिए जाते हैं, वहां पर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप जब जिस देश के नागरिक हैं, भारत देश के, वहां अगर आप रह रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किस हद तक एक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और इसीलिए ये टॉपिक एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और हमको बहुत ही अच्छे से इसको कवर करने की आवश्यकता बनती है। तो इसी को हम देखेंगे और बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे एक गुजारिश रहेगी कि वो अपने पहले के लेक्चर्स जो हैं वो जरूर से देख लें, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी चीजों को कवर कर लिया है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और अगर कहें कि प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं जैसे सोवर्निटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या होता है। और उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स में जब हम पहुंचे तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और भी अलग अलग टाइप के राइट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, आपके लीगल राइट्स होते हैं, आपके ह्यूमन राइट्स भी होते हैं। इन सभी चीजों को हमने बहुत ही डिटेल में किया है। और एक किसी क्रैश कोर्स की तरह से हमने नहीं किया है, एक प्रॉपर मेंस को लेके अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि सिर्फ आर्टिकल्स को रट लेने से आज के समय में बात नहीं बनेगी। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टॉपिक्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको रहेगी, तो कभी भी आपको चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनसे जुड़े हुए जो फिलॉसफी हैं, जो कहानियां हैं, जो तथ्य हैं, उसको अगर आपने बहुत ही बारीकी से समझा है, तो आप कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में रहेगा। और जैसे ही आप 4 ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस के साथ खेलते हुए आप आंसर को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ब्रिंगिंग रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे हम। और उसी सिलसिले में हम फंडामेंटल राइट्स के अपने आर्टिकल 19 तक पहुंच चुके हैं। और आर्टिकल 19 को हम शुरू करेंगे। तो आप अपने साथ पेन पेंसिल पेपर वगैरह जरूर रखिएगा, साथ में रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा। इन केस कुछ आपका मिस हो जाता है पॉइंट, तो आप अपनी जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी उसको आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और साथ ही साथ आप ये प्रयास लेकिन करिएगा कि एक रनिंग नोट्स बनाते चलें। जो भी बातें बोली जा रही हैं उसको भी अगर आप अपनी लैंग्वेज में कहीं पे शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आर्टिकल 19 में पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता की मूलभूत गारंटी दी हुई है। ठीक है, तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके की स्वतंत्रता मिली हुई है। क्या ये अब्सोल्यूट है या फिर ये इस तरीके का है कि यह अब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसी बातों को देखते हैं। और थोड़ा सा बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, कहीं साउंड का थोड़ा सा इको हो रहा है, उसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा साउंड को हमको चेक करना पड़ता है
कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, अदरवाइज फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और एक और बात रहेगी कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं पुराने टॉपिक से रिलेटेड या फिर नए टॉपिक से, तो आप डिस्कशन वाले फोरम में आप वहां पर आप ऐप में भेज सकते हैं, आपको आंसर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 19 में हमको कॉन्स्टिट्यूशन से लोकतंत्र में सिटीजन जो हमारे हैं उनको स्वतंत्रता का एक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो क्या है। ठीक है, पहली चीज तो ये उठती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये जो अधिकार हमको दिए गए हैं संविधान की तरफ से, क्या ये अपने आप में एब्सोल्यूट है, अत्यांतिक है, मतलब इन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है, या फिर ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने जैसा देखा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं यूके का भी प्रभाव है और कहीं ना कहीं यूएसए का भी प्रभाव है। यूएसए में जैसे हमने देखा था क्या कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अगर परिवर्तन होते हैं, कुछ भी किया जाता है, नागरिकों के अधिकारों में अगर कटौती होती है, तो वहां पर जुडिशरी पूरी एक्टिव रहती है और एक तरह से राज्य पर नागरिकों का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे यहाँ क्या कहानी बनती है। और अगर हम जब यूके में जाते हैं तो वहां पर इस तरीके की जुडिशियल रिव्यू वाली कहानी नहीं होती है। वहां पर प्रथा परंपरा से कानून बनते हैं, संसद कानून बनाती है और आज तक ऐसा ही चलता आ रहा है। जब से 1687 से वहां पर गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक ऐसी ही कहानी बनी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों का ही मिला जुला प्रभाव हमने अपने फंडामेंटल राइट्स में लिया हुआ है। तो उन्हीं को हम देखेंगे कि उन दोनों ही आधारों पर कि आखिर हमको किस हद तक ये स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, तो अगर जैसे कि अगर हम बात करें इनकी कि हमको किस हद तक ये अधिकार दिए गए हैं किस तरह, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है, जिस जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो लिबर्टी होती है। ठीक है, सबसे आधारभूत अगर कोई स्वतंत्रता है तो वो है लिबर्टी। क्योंकि लिबर्टी को ही अगर किसी देश के संविधान में अधिकारों की बात जब की जाती है तो सबसे सुप्रीम माना गया है। जब किसी भी अधिकार की बात आती है तो उसमें लिबर्टी को बहुत ही सुप्रीम माना गया है और इसको एक तरीके से आधारभूत माना गया है, बेसिक माना गया है कि इसके बिना किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और ये लिबर्टी जो होती है, अगर जैसे कि हम एक जनरल टर्म में जब हम कहते हैं तो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो लिबर्टी का मतलब भी होता है एक तरह से स्वतंत्रता, और फ्रीडम का मतलब भी क्या होता है? स्वतंत्रता। लेकिन इन दोनों ही स्वतंत्रताओं में एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है जो कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है। ठीक है, कैसे? कैसे? इसलिए कि जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी के शोषण से, कोई आपके ऊपर किसी के, आप किसी के दासता से बंधे हुए हैं, आपका कोई शोषण कर रहा है, आप पर कोई नियंत्रण बनाए हुए हैं, तो बस आप उससे अपनी एक स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? उस दासता से मुक्ति चाहते हैं, उस शोषण से मुक्ति चाहते हैं। इस तरीके के जो होते हैं बातें, वो होती हैं स्वतंत्रता। जैसे हम अपने स्वतंत्रता की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हम उस समय क्या था, हम औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। वहां पर हम अंग्रेजों की दासता से बंधे हुए थे, हमको उनके नियम कानून मानने पड़ते थे और तरह तरह के अत्याचार और शोषण किए जाते थे। लेकिन हमारी जो ये लड़ाई थी इसी दासता से मुक्ति के लिए थी। हमको मुक्ति मिलती है, ठीक है, हमको मुक्ति मिलती है इस दासता से, औपनिवेशिक शासन से। एक संविधान बन के, मतलब एक तरह से एक पेपर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है, योजना के द्वारा, कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। तो ये जो हुआ, ये सिर्फ एक संवैधानिक स्वतंत्रता देता है, इससे आपको कोई अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है, बस आप सामने वाले की दासता से यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब आप लिबर्टी में जाते हैं, जब आप लिबर्टी में जानते हैं, तो वहां पर ये चीज तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ और बातें भी जुड़ जाती हैं, साथ में कुछ और बातें भी जुड़ जाती हैं।
क्या बातें जुड़ जाती हैं? जैसे आप कुछ करना चाहते हैं अपनी तरीके से, आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, आप आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। ये आपकी अपनी एक इच्छा है, ठीक है? आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोई पहल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक? तो इसमें राज्य कोई नियम कानून इस तरीके से नहीं बनाएगा कि आपकी इस पहल में कोई कमी आ सके, कोई कमी आ सके। आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। वहां पर फ्रीडम में क्या हो रहा था, आप सामने वाले से केवल मुक्ति पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप अपने निर्णय खुद करने के लिए स्वतंत्र हो रहे हैं। यहाँ पर आप अपने निर्णय खुद करने के लिए स्वतंत्र हो रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर राज्य आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा। राज्य आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। तो आप खुद बताइए कि जब फ्रीडम और लिबर्टी इन दोनों के इस बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिफरेंस को जब आप देखते हैं, तो आप बताएं कि लिबर्टी और फ्रीडम में से बड़ा कौन सा होगा? आप बताएंगे? लिबर्टी, जाहिर सी बात है, लिबर्टी बड़ा होगा। और इसीलिए जब चाहे फ्रांस की बात रही हो, चाहे यूके की बात रही हो, चाहे यूएसए की बात रही हो, हमने इन्हीं जगहों से प्रभावित होते हुए अपने संविधान का निर्माण एक तरह से किया हुआ है। तो यहाँ पर भी जब संविधान का निर्माण हो रहा था या कहें कि एक समाज में परिवर्तन आ रहा था, तो कई दार्शनिक विचारक हुआ करते थे, इमैनुअल कांट जैसे विचारक हुआ करते थे। तो इन सभी ने कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबसे आवश्यक तत्व अगर कोई बताया है, तो वो लिबर्टी को ही बताया है। ठीक है? और ये हमारा आर्टिकल 19 जो है, ये इसी लिबर्टी की बात करता है। ये इसी लिबर्टी की बात करता है। लेकिन किस हद तक, किस हद तक? यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि इस स्वतंत्रता का मतलब क्या है। मतलब आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप उद्यम करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कहीं घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर वही अगला प्रश्न एक आता है कि किस हद तक और कहाँ तक आप स्वतंत्र हैं? किस हद तक और कहाँ तक स्वतंत्र हैं? क्योंकि अमेरिका के दृष्टि से अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था वहां पर? वहां पर राज्य पर नियंत्रण कौन स्थापित कर रहा था? नागरिक। और वो क्यों कर रहा था? क्योंकि नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, उसमें कुछ भी कमी कटौती होने पर सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे वहां पर प्रतिबंध लगाते हुए उसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर देता है। जुडिशियल रिव्यू वहां पर, न्यायपालिका बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, एक्टिव है। लेकिन भारत के केस में जब हम आते हैं, तो भारत के केस में क्या है? कहीं पर नागरिक ऊपर हो जाता है, कहीं पर राज्य ऊपर हो जाता है। राज्य से संबंध आर्टिकल 12 वाले से समझिएगा, ठीक है? मतलब कहीं पर नागरिक ऊपर है और कहीं पर राज्य ऊपर है। मतलब कहीं चेक एंड बैलेंस की खेल यहाँ पर चलते हैं। जहां पर लगता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात है, वहां पर राज्य ऊपर हो जाएगा। और जहां पर इसकी इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, वहां पर व्यक्ति ऊपर हो जाएगा। और इस तरीके से चेक एंड बैलेंस, आग के लिए पानी का डर, पानी के लिए आग की कहानी की तरह से एक दूसरे को ये परस्पर नियंत्रित करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे राज्य नागरिकों को नियंत्रित करता है और नागरिक जो होता है वो राज्य को नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से इसमें कहानी चलती है। तो अगर आप बताइए कि अगर राज्य कहीं पर आपको नियंत्रित कर रहा है, तो क्या वो चीज एब्सोल्यूट हो सकती है? आत्यांतिक हो सकती है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकती। अगर राज्य उस पर नियंत्रण स्थापित कर दे रहा है, तो वो चीज एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकती है। तो क्या आपको पूरी तरीके से जो लिबर्टी की बात की जाती, जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं लिबर्टी की, वो पूरी हो रही है यहाँ पर? नहीं हो रही है। लेकिन यही बात है कि बात जब हमने प्रियम्बल में भी देखा था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। और इसको देखते हुए जो हमारे
राज्य है वो कई प्रकार के निर्बंधन लगा देता है, जिससे कानून व्यवस्था एक तरीके से बनी रहे और हमारे देश की एकता अखंडता भी सुनिश्चित रहे। तो ठीक है, ये हमारी बेसिक सी एक फिलॉसफी होती है कि लिबर्टी क्या होता है और किस हद तक हमको ये प्राप्त है। अब अगला प्रश्न आता है कि इस लिबर्टी में क्या-क्या चीजें शामिल हैं और किन-किन विचारकों ने क्या-क्या अपने मत दिए हुए हैं, ठीक है? और उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा-सा हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन करने का, यूनियन बनाने का, संघ बनाने का, कहीं भी आपको संचरण करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, भ्रमण करने का, आपको बिज़नेस करने का, इन सभी संदर्भों में आपको स्वतंत्रता तो दी गई है। अभी ऑलरेडी हमने इसका पूरा डिस्कशन किया है। लेकिन साथ ही कानून एवं व्यवस्था, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सदाचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध इत्यादि आधारों पर इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए चाइना से, पाकिस्तान से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, हमारे सीमा को हमेशा सुरक्षा का खतरा रहता है। अगर कोई इस तरीके के अपने विचार व्यक्त करने लगे कि हमारे सुरक्षा सीमा को खतरा उत्पन्न हो जाए, हमारी सुरक्षा को लेकर खतरा उत्पन्न हो जाए, तो क्या उस वक्तव्य को आप बोलने की स्वतंत्रता दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए वहां पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही साथ एक और कंडीशन आती है, कई बार आपातकाल की स्थिति लगाई जाती है, ठीक है? तो जब आपातकाल की स्थिति आती है तो ये आर्टिकल 19 जो होता है वो अपने आप ही स्वतः ही एक तरीके से समाप्त हो जाता है और इस पर प्रतिबंध लग जाता है। उस समय आपके ऊपर ये नहीं वैलिड रहता है। हालांकि इसमें एक कंडीशन ये होती है, ये कोई मतलब सैन्य शक्ति वगैरह से ना हो, तभी सैन्य शक्ति वगैरह से भी ये निर्बंधित नहीं होता है, ठीक है? किंतु सशस्त्र विद्रोह आधार पर यदि राष्ट्रीय आपात लगता है तो ये समाप्त नहीं होता है। अब हमने जैसे अभी आर्टिकल 19 में क्या बात की कि बोलने पर और अभिव्यक्ति करने पर। बोलने की बात करते हैं जैसे, तो इंडिविजुअल आत्यंतिक नहीं है, हेट स्पीच वगैरह आप जानते ही हैं अलाउड नहीं है। फिल्म वगैरह में अगर आप देखें तो वहां पर क्या होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा फ्रीडम मिलती है। कैसे मिलती है उसको भी हम देखते हैं। हाल फिलहाल में जैसे आप देखिए, जब सीए आया या फिर आर्टिकल 370 को हटाने की बात हुई, हटा ही दिया गया। और हाल के समय में बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल होते हैं जो सही मायने में तो इंटेलेक्चुअल कहने के लायक ही नहीं है। अगर आप अपने संविधान की बेसिक बातों को नहीं जानते हैं तो आप किस प्रकार के इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं? आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं अपने इंटेलेक्चुअल होने के नाम पे, ठीक है? आप देश विरोधी बातें तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये संविधान के बारे में तो बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो हाल फिलहाल में ऐसा क्या देखा गया है कि कई स्टैंड अप कॉमेडियन हो जाते हैं, इंदौर वाला केस आपको याद ही होगा। और ये लोग क्या करते हैं, किसी जाति धर्म वगैरह विशेष के कई पॉलिटिशियंस में इसमें शामिल हो जाते हैं, किसी भी पार्टी के हों, तो वो किसी के आस्था से जुड़े हुए प्रश्न पे मतलब कुछ मिमिक्री कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके की जब आप बात करते हैं, जब आप किसी सामने वाले दूसरे जाति, धर्म के, भाषा के बात को असभ्य तरीके से कहते हैं, तो वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आ जाता है और ये चीज़ आपको अलाउड नहीं है। लेकिन जब आप फ़िल्में वगैरह जैसे देखने जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा-सा आपको एक्सप्रेशन करने की वैल्यू ज़्यादा मिलती है। कैसे मिलती है? अब देखिए, आप मूवी देख रहे हैं, खूब सारी कमियाँ उसमें दिखाई जा रही हैं, खूब अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप एकदम से तुरंत मिला के हॉल में उठ के चिल्लाना तो शुरू नहीं कर देते हैं ना। थोड़ा-सा मूवी को खत्म होने की वेट करते हैं और तब तक कई बार क्या होता है कि आपका गुस्सा हो जाता है, शांत क्षणिक प्रतिक्रिया आपकी नहीं होती है। बाहर तो किसी ने कहा, आपने सोशल मीडिया, फेसबुक निकाला, व्हाट्सएप निकाला, फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन अभी तो रविशंकर प्रसाद जी ने नया कानून एक तरह से बनाने का वो कर ही दिया है कि इसमें एक तरीके से प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से, लेकिन फिल्मों में जब आप जाते हैं तो वहां पर कई बार क्या होता है कि समाज की बुराइयों को पहले दिखाया जाता है, फिर उनको लास्ट तक जाते जाते उसको क्या किया जाता है, एक सही करने का प्रयास किया जाता है। तो वहां पर एक सडन एकदम से जो होता है आपका रिएक्शन नहीं आता है। तो इसलिए फिल्मों में जो एक्सप्रेशन वगैरह दिए जाते हैं व्यक्ति में, उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको लिबर्टी मिल जाती है। चलिए, यहाँ तक की बातें हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा।
आर्टिकल 19 के सामान्य प्रावधान एवं शासन व्यवस्था में अपवाद की बात करें, जैसे अभी हमने बात किया कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता से संबंधित एक आधारभूत एवं मौलिक संवैधानिक मूल अधिकार है। अभी हमने इन सभी बातों की बात की कि जो भी मूल अधिकार हैं उसमें सबसे ऊपर क्या है, लिबर्टी। जैसे कि यहाँ पर देखिए इमैनुअल कांट के द्वारा लिबर्टी को एक और एकमात्र अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब जो भी आपके पास राइट्स हैं से सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी ही एकमात्र अधिकार है। जॉन रॉल्स ने क्या किया कहा है कि डेमोक्रेसी के लिए लिबर्टी सबसे महत्वपूर्ण है और पहले नंबर पर है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे, भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र, तो भारत अगर डेमोक्रेटिक राष्ट्र है तो यहाँ के लिए अगर आपको लिबर्टी शो करनी है, अगर अपने नागरिकों को डेमोक्रेसी प्रदान करनी है, स्वतंत्रता देनी है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। और वास्तविक अधिकारों में इसीलिए लिबर्टी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इन प्रस्तुत अधिकारों को इनके द्वारा विचारकों के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। साथ ही हमारे जैसे मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक भी हुए हैं जिन्होंने रिपब्लिक के लिए भी सबसे ज्यादा लिबर्टी किसको माना है, लिबर्टी को ही सबसे इंपॉर्टेंट माना है। अब कैसे, आप चुनाव करते हैं ना, राष्ट्राध्यक्ष का हमारे यहाँ निर्वाचन हो रहा है, रिपब्लिक के बेसिक में तो यही आता है। निर्वाचन तो आप तभी करोगे ना जब आपको किसी को चुनने की स्वतंत्रता हो। अगर आपको किसी को चुनने की स्वतंत्रता ही नहीं है तो किस बात की लिबर्टी, किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात का रिपब्लिक। तो वो सारी कहानी तो वहीं पे खत्म की जाती है। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी रिपब्लिक के लिए माना है तो वो लिबर्टी को माना है। और यूएसए जैसे लिबर्टी सबसे ऊपर है, वहां पर जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट भी कहानी है और राज्य पर एक तरह से नागरिक पूरा नियंत्रण कर रहा है इस मामले में। इसीलिए सबसे परिपक्व डेमोक्रेसी अगर कहीं की मानी जाती है तो कहाँ की मानी जाती है, वो यूएसए की मानी जाती है। ठीक है, लिबर्टी एंड फ्रीडम में क्या अंतर होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी इस पे। क्या किया था, लिबर्टी फ्रीडम की तुलना में अधिक वृहद एवं परिप्रेक्ष्य है। एक्सप्लेन हमने ऑलरेडी किया है, उसी को हमने यहाँ पर राइट अप है, हम देखते चलते हैं। फ्रीडम के अंतर्गत किसी प्रकार की उत्पीड़न, बंधन से मुक्ति की बात की जाती है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत को उपनिवेश की दासता से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमको संवैधानिक अधिकार मिले थे क्या, नहीं मिले थे। उसके बाद हमारी संविधान सभा बनती है, जो पूरे हमको जो जो अधिकार चाहिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, तो उनको फॉलो करते हुए हम आज तक चल रहे हैं। ये सारी चीजें तो हमको आजादी के बाद 15 अगस्त को तो मिल नहीं गई थी, वहां पर हम दासता से ही मुक्त हुए थे। लेकिन लिबर्टी हमको कब मिली, जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, 24 नवंबर डेट है उसमें, लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमको जब प्राप्त हुआ तब से हमारी एक्चुअल लिबर्टी हुई। और एक व्यवस्था के तहत सुपरिभाषित अधिकार कागजी रूप में प्रस्तुत किए गए, किंतु यह संवैधानिक गारंटी भर है। मतलब जब हमको स्वतंत्रता दी गई तो यहाँ पर एक पेपर वगैरह दे दिया गया कि अब आज से आप स्वतंत्र हो, लेकिन किससे स्वतंत्र हो, बस अंग्रेजों से ही स्वतंत्र हो ना, नागरिकों को अधिकार तो वहां पर नहीं मिला ना। नागरिकों को अधिकार कब मिला, नागरिकों को अधिकार तब मिला जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और लिबर्टी इससे कहीं अधिक है, क्योंकि व्यक्तिवाद और मानववादी विचारधाराओं से प्रेरित है। व्यक्तिवाद और मानववादी क्यों, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो करना चाह रहा है उसकी स्वतंत्रता उसको है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी करने की पहल कर सकता है, राज्य के द्वारा उसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा उसके लक्ष्य की प्राप्ति वगैरह के लिए। ठीक है, सारी बातें हमने की है। राज्य की भूमिका स्वतंत्रता को बनाए रखने की होती है, ना कि स्वतंत्रता के अधिकार को शर्तों के रूप में प्रस्तुत करने की, जैसा कि यूएसए में है। लिबर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि राज्य कोई शर्त नहीं थोपेगा कि आप कर तो सकते हो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का। लेकिन ये कहां पर है, यूएसए में है। और हमने अभी क्या बात की कि हमारे यहाँ ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कई बातों को देखते हुए हमारे एकता अखंडता को और सीमा सुरक्षा को, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं। इसलिए हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने आप को लिबर्टी के उसमें दायरे में सही डेफिनेशन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है,
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भाग 3 में वर्णित अधिकार जो लिबर्टी के वर्ग में पाए जाते हैं, उसमें इस हद तक मानवीय स्वायत्तता, स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, स्वतंत्र इच्छा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नहीं क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर राज्य आप पर कुछ शर्तें थोप रहा है। राज्य अगर शर्तें ना लगा रहा होता तब तो देखने को मिल जाता। ठीक है, इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसी योजना संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया है जिसमें व्यक्ति राज्य को नियंत्रित करता है और राज्य व्यक्ति को। ठीक है, और आर्टिकल 19 में हमको मेनली 6 प्रकार की से टाइप की हमको स्वतंत्रता मिलती है। किसकी किसकी ऑलरेडी हम बात किए हुए हैं। वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की, जिसमें बोलना भी शामिल है, इशारा करना भी शामिल है। आप कहीं पर सम्मेलन करना चाहें, आप बिना अनआर्म्ड वे में आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं कर सकते हैं। किसान बिल के विरोध में आप जब तक सम्मेलन कर रहे थे अच्छी बात थी, लेकिन जैसे ही 26 जनवरी के दिन आपने लाल किले की प्राचीर पर एक सशस्त्र वो करने का प्रयास किया, वहीं से आपका सम्मेलन असंवैधानिक हो जाता है, आपका विरोध असंवैधानिक हो जाता है। संघ बनाने का आपको अधिकार है, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं। किसी भी बाग में बसने व निवास करने का अधिकार है। आप कोई भी महाराष्ट्र में कहता रहे कि भैया यहाँ पर यूपी बिहार वाले नहीं आएंगे, लेकिन आपको जाकर बसने का अधिकार है। संवैधानिक रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता है। कहीं भी संचरण का अधिकार है। आप, हालांकि इसमें थोड़ी बहुत कंडीशन हमारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह स्टेट के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पर अलग अलग ट्राइबल्स हैं और उनके लिए कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। बट ओवरऑल अगर हम कहें तो आप भिलाई जा सकते हैं। कहाँ से? आप भिलाई जा सकते हैं इलाहाबाद से। आप लखनऊ से जा सकते हैं दिल्ली। लखनऊ से आप जा सकते हैं हैदराबाद, कहीं भी जा सकते हैं। आपको भ्रमण करने का, संचरण करने का पूरा अधिकार दिया गया है। कोई भी बिजनेस करने का, बिजनेस लेकिन स्मगलिंग ना हो भैया। जो लीगल बिजनेस है उसको करने का आपको अधिकार दिया गया है। किसी भी आजीविका को अपनाने का अधिकार दिया गया, बशर्ते वो लीगल हो, इल्लीगल काम ना हो। उपर्युक्त सभी अधिकारों में अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। ठीक है, अधिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, जिसके महानुभाव लोग हमेशा दुहाई देते हैं। लेकिन उस दुहाई में इनको ये भूल जाते हैं कि भैया हम यूएसए में नहीं रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं। और इंडिया में जो संवैधानिक योजना है फंडामेंटल राइट्स की, उसमें आपको इतने भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। आपको यहाँ के संविधान के अनुसार बिहेव करना है। आप बातें तो लोग कर देते हैं पाकिस्तान चले, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको अब इतने अधिकार चाहिए तो आपको यूएसए जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपको इतने अधिकार मिलेंगे। ठीक है, निलंबन के बिंदु ऑलरेडी इनकी बात हमने की। जैसे कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम लेवल पे भी आर्टिकल धारा 144 और 145 लगा दी जाती है कि इतने ज्यादा से लोगों से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सम्मेलन वगैरह करना है कहीं पे तो पहले परमिशन लेनी होगी। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत अधिकारियों पर जो होते हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, निर्बंधन लगाए जाते हैं। सारी सुविधाएं उनको नहीं होती हैं। ठीक है, सारे अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। कुछ बातें होती हैं, जैसे मंत्री वगैरह भी जब शपथ लेते हैं तो उनको भी गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, तो उन पर भी एक तरीके से निर्बंधन लग जाता है। वन संरक्षण कानून जो बनाए गए हैं हमारे 1986 के, उसके तहत भी आपको निर्बंधन लग जाता है, आप कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर आपके निर्बंधन लग रहे हैं, और ये निर्बंधन आवश्यक हैं। ये निर्बंधन ऐसे नहीं, आप डिबेट तो कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवश्यक है। इसीलिए हमारे लॉ मेकर्स ने इसको इस फिलॉसफी को अपनाते हुए आगे बढ़े। वो बहुत दूर तक सोच के आगे बढ़े हुए हैं। और आर्टिकल 350 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो 19 आर्टिकल स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, और कहां तक इजाजत है? ऑलरेडी वही अनआर्म्ड एसोसिएशन, असेंबली करने का, एसोसिएशन बनाने का। आप अपने राजनीतिक अधिकारों का तो प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते हैं। और ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनको इन आधारों पर निर्बंधित किया जा सकता है। और अगर जैसे कि हमने हेट स्पीच की बात की थी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता के विरुद्ध किसी जाति, धर्म, प्रजाति, भाषा इत्यादि आधार पर असभ्य तरीके से अगर व्यक्ति करता है, घृणावाक्य करता है, हेट स्पीच करता है, तो वो भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, 19A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में शामिल हो जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कुछ नहीं है, वो 19A में ही आ जाता है। 19B में फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल और अनआर्म्ड। 19C में फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। 19D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। 19E फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। 19F हटा दिया गया है। 19G फ्रीडम ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, लेकिन इलीगल नहीं होना चाहिए। मेंस के जो टॉपिक आपके होते हैं, जैसे हेट स्पीच को बहुत ही डिटेल फिर वहां पे करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या तथ्य रहे हैं, हाल फिलहाल की घटनाओं को देखना रहेगा। सोशल मीडिया की जो रेगुलेशंस हैं, आईटी एक्ट आया हुआ है, उस पर बातें हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि जब आर्टिकल 105 की बात आती है तो वहां पे सांसदों को हमारे यही बोलने की स्वतंत्रता संसद के अंदर एब्सोल्यूट है। आप देखिए, वो संसद के अंदर तो कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं, मीडिया वाले माइक घुसेड़े रहते हैं कि बात कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे, लेकिन वो चूप जाने। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको संसद के अंदर तो उनको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन बाहर पूरी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये आर्टिकल 105 और आर्टिकल 19 का एक डिबेट बन जाता है, दोनों में बड़ा कौन। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे कहाँ के बन जाते हैं, जब हम मेंस के कुछ मुद्दों को देखते हैं, इश्यूज को देखते हैं, ठीक है। तो उनको हम अपने मेंस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 20 की, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप अपनी एक रनिंग नोट जरूर बना दीजिएगा, थोड़ी देर बाद लेक्चर अवेलेबल रहेगा, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फीडबैक भी जरूर देखिए दीजिएगा, और जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी आप डिस्कशन में, चैट फोरम में आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इतनी डिटेल में आर्टिकल 19 में आपको शायद बुक्स में भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको कवर करिएगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप आज के बाद तो इन पॉलिटिकल एजेंडाज में नहीं आएंगे, आप आर्टिकल 19 को समझ चुके हैं। तो थैंक यू।